अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसर्चर। एक रिसर्चर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इस चीज़ को डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो एनी हाउ, रिसर्चर उस पर्सन को कहते हैं जो कि एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जा रहा होता है। अब उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किन किन एथिक्स को उसने फॉलो करना है जब वो रिसर्च कर रहा हो, तो इसके बारे में बात करनी है इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो जो फील्ड होती है, जैसे कि फ़िज़िक्स की फील्ड हो गई, इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड हो गई, लिंग्विस्टिक्स की फील्ड हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, मतलब जो फील्ड होती है उस फील्ड के लिहाज से और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वैरी करती हैं, और फील्ड और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ कॉमन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि टिपिकली जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनको फॉलो करना होती हैं। तो जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे हम आज के रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर, जिसमें नंबर 1 पे है हमारा डिफाइनिंग रिसर्च गोल्स। क्या होता है जी, जिन रिसर्चर्स ने रिसर्च करनी होती है तो उनको चाहिए कि जो उनके रिसर्च गोल्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करें। अब वो क्या होते हैं, यानी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, जिसके अंदर उनका रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, स्पेसिफाई करना उनके स्कोप ऑफ स्टडी को, और जो उनकी डिज़ायर्ड आउटकम है उनको इस्टेब्लिश करना, ये इंक्लूड है। अब इसके बाद सेकंड रहती है लिटरेचर रिव्यू। रिसर्चर जो है उनको चाहिए कि वो जो भी रिसर्च करने वाले हैं उनके बारे में एक कंप्रीहेंसिव रिव्यू लें। किन के बारे में? लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर क्या है? एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके बारे में एक कंप्रीहेंसिव रिव्यू लेना, और वो रिव्यू किसके बारे में लेना, किस चीज़ को लेके लेना, जो उनका टॉपिक है, जो उनका रिसर्च का टॉपिक है उसको लेते हुए। ठीक, इससे क्या होता है जी, इससे जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है वो पता लगता है। इसी तरह से वो जो नॉलेज मींस जो नॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जहाँ पे गैप आ रहा है, उस गैप को वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करके क्या है वो उसी गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूँ किसी ने साइको एनालिसिस पे काम नहीं किया हुआ, मैंने थ्रू एंड थ्रू सारी थ्योरी देख ली, तो ये क्या हो गया, ये साइको एनालिसिस पे काम ना करना, ये गैप होता है। ये मैंने एग्जांपल दिए, इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है इन रियलिटी में। ठीक, तो ये जो गैप होता है ना, जैसे कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो है, हम कह सकते हैं कि वो एक पोस्ट कॉलोनियल प्ले है। ठीक, डिस्कस करें, या डायस्पोरिक स्टडी है वो डिस्कस करें, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिसर्च का टॉपिक है। अब क्या है जी कि इसके ऊपर कई लोगों ने काम नहीं किया। कैसे पता लगा, हम लोगों ने किस तरह इसको फाइंड आउट किया, हम लोगों ने जो है वो प्ले उठाया डेथ ऑफ अ सेल्समैन, फिर हमने डिफरेंट थ्योरीज उठाई और उसके ऊपर सर्च करना शुरू की। हमने देखा इस पे भी काम हुआ है, इस पे भी काम हुआ है, इस पे भी काम हुआ है। जिस पॉइंट पे काम नहीं हुआ वो क्या, डायस्पोरिक, कि किसी ने डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज डायस्पोरिक प्ले नहीं डिस्कस किया हुआ, तो ये यहाँ पे गैप है और हमने इस गैप को फिल करना है। ठीक, ये होता है आइडेंटिफाई गैप, गैप को फाइंड आउट करना, जो हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर देखते हैं और फिर उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनी हाउ जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, वही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जितने भी लिटरेचर एग्जिस्ट कर रहा है उसको कंप्रीहेंसिवली देखना है, और जितना जो उनका टॉपिक है उस टॉपिक के रेलेवेंट उसे रिसर्च करनी है। और इससे क्या होगा, जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है, जो गैप है उसको फाइंड आउट करने में, और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसको करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट रहेगी। देन है जी डिज़ाइनिंग रिसर्च मेथोडोलॉजीज। अब रिसर्चर को चाहिए कि जो भी उसने रिसर्च करनी है उस रिसर्च के अकॉर्डिंग वो अपनी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करे, अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी। कि उसने रिसर्च करनी है, क्या वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। अब क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन सा लेना चाहिए, यानी कि क्वालिटेटिव मेथड लेना है या क्वांटिटेटिव मेथड लेना है। फिर डेवलपिंग रिसर्च प्रोटोकॉल्स, डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज। ठीक है, और साथ ही साथ जो रिसर्च है उसकी रिलायबिलिटी हो,
वैलिडिटी हो, ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं इस थर्ड पॉइंट के अंदर। देन है फोर्थ पॉइंट विच इज़ डेटा कलेक्शन। रिसर्चर जो है वो उन्होंने जो भी डेटा लेना है उनके रिसर्च से रेलेवेंट हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलेक्टिंग रेलेवेंट डेटा। और उन्होंने रेलेवेंट डेटा कैसे लेना होता है? अप्रोप्रिएट मेथड्स और टूल्स को यूज़ करते हुए। और इनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? नंबर 1 जी, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद सर्वेस करना, फिर इंटरव्यूज़ करना, यानी कि इंटरव्यू के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट्स करके भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, सर्वेस करके भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, सो ऑन। ठीक, तो ये हो गया जी डेटा कलेक्शन। इसके बाद डेटा एनालिसिस आता है। डेटा एनालिसिस में जो रिसर्चर हैं उनसे रिक्वायर्ड होता है कि उन्होंने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करना है? या तो वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ कर ले या क्वालिटेटिव टेक्निक यूज़ कर ले, ठीक है, डिपेंड करता है रिसर्च की नेचर के ऊपर। और इसके बाद उन्हें यह करना होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करना होता है, और उसको इंटरप्रेट करने के बाद जो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स हैं वो सामने लेके आने होते हैं, ठीक है, ड्रॉ करने होते हैं मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। फिर है हमारे पास 6 पॉइंट विच इज़ रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो रिसर्चर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? अपनी रिसर्च, अपनी फाइंडिंग्स, अपने रिसर्च प्रोसेस, अपने कंक्लूजन्स को एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए, कि उन्होंने जो भी रिसर्च की है उसको क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर डॉक्यूमेंटिंग करना होता है। इसके अंदर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स भी आती हैं, एकेडमिक पेपर्स भी आते हैं, डिसर्टेशंस भी आती हैं। देन 7 पॉइंट है विच इज़ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। रिसर्चर जो है वो अक्सर ऑफन कोलैबोरेट करते हैं दूसरे रिसर्चर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो टीम होती हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। और कोलैबोरेशन के अंदर शेयरिंग आइडियाज़, कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च एफर्ट्स, कंट्रीब्यूटिंग टू जॉइंट प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। फिर है कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्टेइंग अपडेटेड। रिसर्चर को चाहिए कि वो जितनी भी करंट स्टेटस चल रहे होते हैं, एडवांसमेंट्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं, मेथोडोलॉजीज होती हैं, इनके साथ कनेक्टेड रहे, जितनी भी करंट स्टडी चल रही होती है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करे, वर्कशॉप्स को, सेमिनार्स को, और जो उनके रिसर्च से रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको रीड आउट करे, एक्टिवली इंगेज रहे एकेडमिक और साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ। ठीक, देन है नंबर 9 पॉइंट विच इज़ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। रिसर्चर को कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स अपने माइंड में रखने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। और ये एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, आपने वो लाजमी सुन लेना है, क्योंकि इस एथिक्स ऑफ रिसर्च जो है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है जी ग्रांट राइटिंग एंड फंडिंग एक्विजिशन। बहुत से केसेस में रिसर्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फंडिंग है उसको सिक्योर करने के लिए, किस पर्पज़ के लिए? अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसमें जो राइटिंग ग्रांट प्रपोजल्स हैं, आइडेंटिफाइंग फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आ जाती हैं। इसके बाद प्रेजेंटिंग कंपेलिंग केसेस फॉर व्हाई देयर रिसर्च डिजर्व्स फाइनेंशियल सपोर्ट, कि क्यों ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो डिजर्व करती है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ग्रांट राइटिंग एंड फंडिंग एक्विजिशन के अंदर आता है। और at the end it's important to note that these responsibilities can vary depending on the specific research contexts, such as academic research, industry research, or government research. Additionally, senior researchers may have additional responsibilities such as mentoring junior researchers, यानी जो जूनियर रिसर्च है उनको गाइड करना, ठीक है, सुपरवाइजिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स और लीडिंग रिसर्च टीम्स, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसर्चर्स। तो आई होप कि आपको टॉपिक कवर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद